तो बेटा नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि फर्स्ट डे है चैप्टर का, तो बेटा हम लोग ये समझेंगे कि चैप्टर बेसिकली में हमें पढ़ाना चाह क्या रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, चार्जेस के बारे में शुरुआत कैसे हुई, क्या होता है चार्ज, वो हमें पता कैसे चला। तो बेसिक है, आज कोई डेरिवेशन नहीं है, इंट्रोडक्शन समझ लो। लेकिन इसमें एक टॉपिक आएगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे बेटा इलेक्ट्रो बना है इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज से। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज। स्टैटिक्स होती है स्टेशनरी चीजों की स्टडी, जो चीजें रुकी हुई हो उनकी स्टडी कहलाती है स्टैटिक्स। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि बेटा वो चार्ज जो रुके हुए हैं उनकी स्टडी। चार्ज यदि मोशन में होंगे तो वो बन जाती है करंट, वो है आपकी सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 100 बात की एक बात, पहले चैप्टर में हम स्टेशनरी चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फोर्स, उनके फील्ड, उनके पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे, और अगले चैप्टर में मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर, चार्जेस के बारे में हमें पता कैसे चला। आज हम जानते हैं चार्ज क्या है, लेकिन आज से हजारों साल पहले जब हमें नहीं पता था इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, तब हमें कैसे पता चला चार्ज क्या है। तो मेरे बेटा पुराने लोगों ने देखा कि यदि कैट स्किन को एबोनाइट रॉड से रब कर दो, एबोनाइट के पहले स्विच आते थे काले काले, तुम यदि गांव जाना होता होगा, ब्लैक कलर के बिजली के स्विच होते हैं, बहुत मोटे मोटे भारी भारी, वो होती थी एबोनाइट। तो एबोनाइट को कैट स्किन से जब रब किया तो उन्होंने देखा उनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। शायद आपने भी कभी करा हो, प्लास्टिक कॉम को हेयर से रब करो तो पेपर को खींच लेता है, सुना होगा, देखा होगा। तो ये उन्होंने देखा कि एबोनाइट रॉड को कैट स्किन से रब करो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। उन्हें ये तो पता नहीं था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उन्हें ये पता चल गया कुछ तो हुआ है जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उन्होंने उसे नाम दिया चार्ज बॉडीज। उनके अकॉर्डिंग चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती थी, रिपेल कर सकती थी। उन्होंने आज की डेट में, वैसे मैं बता दूं ये चार्ज का कारण क्या है, तुम्हें मालूम है हर मटेरियल बना है एटम से। एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा मटेरियल भी बना है एटम से, उसमें भी है इलेक्ट्रॉन्स। जब आप इन्हें रब करते हो, एक चीज को दूसरे के ऊपर रगड़ते हो, तो कई बार एक मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे में चले जाते हैं। अब आप सोचो, यदि मैंने प्लास्टिक पेन को हेयर से रब किया, हेयर के इलेक्ट्रॉन्स निकल के पेन में चले गए, तो पेन पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो निगेटिव हो गया, और हेयर से इलेक्ट्रॉन चले गए पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि पेन निगेटिव हो गया, हेयर पॉजिटिव हो गया, तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन मैं बेटा बात तब की कर रहा हूं जब प्लस माइनस वगैरह के बारे में नहीं पता था। उन्होंने बस ये नाम दे दिया कि यदि दो चीजों को रगड़ो और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे तो उनको कहेंगे हम चार्ज बॉडीज। उन्होंने 2 तरह की चार्ज बॉडीज बताई, रेजोनेंस और विट्रस। वो कहते थे कि दुनिया में 2 ही तरह की चार्ज बॉडीज है, रेजोनेंस और विट्रस। बाद में पता चला जिसे वो रेजोनेंस बोलते थे वो है निगेटिवली चार्ज बॉडीज, और जिसे वो विट्रस बोलते थे वो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज। हम भी आजकल यही कहते हैं 2 तरह की चार्ज बॉडीज होती है बेटा, निगेटिव और पॉजिटिव। वो भी यही कहते थे 2 तरह की चार्ज बॉडीज होती है, रेजोनेंस और विट्रस। हम कहते हैं प्लस अट्रैक्ट्स माइनस, वो कहते थे रेजोनेंस अट्रैक्ट्स विट्रस। हम कहते थे हैं कि 2 पॉजिटिव बॉडीज रिपेल ईच अदर, वो कहते थे 2 विट्रस बॉडीज रिपेल ईच अदर। हम जानते हैं 2 निगेटिव बॉडीज रिपेल ईच अदर, वो कहते थे 2 रेजोनेंस बॉडीज रिपेल ईच अदर। तुम एक लाइन में अपने दिमाग में बसा लो, यदि एग्जाम में कहीं रेजोनेंस और विट्रस लिखा आ जाए तो तुम निगेटिव और पॉजिटिव मानना।
रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज और विट्रस में पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज की प्रॉपर्टीज। अच्छा, रब करने से इलेक्ट्रॉन्स क्या किसी से भी किसी पर चले जाते हैं? तो जवाब है कुछ मटेरियल में होते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, कुछ में होते हैं टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाता है तो न्यूक्लियस की उस पर पकड़ कमजोर हो जाती है और वो वीकली बाउंड हो जाते हैं। तो जब हम रगड़ेंगे तो जिसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही देगा हर बार इलेक्ट्रॉन्स, और जिसमें टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही लेगा। ऐसा नहीं कि कभी हेयर से पेन में चले गए, कभी पेन से हेयर में चले गए। यदि एक बार हेयर से पेन में जा रहे हैं तो हर बार हेयर से पेन में जाएंगे। इस फिनोमिना को रब होने से एक का प्लस और एक का माइनस बनना, यह कहलाया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। कोई कहे व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? देखो 12th में एक चीज ध्यान रखना, बोर्ड का पेपर जिस तरह से आ रहा है उसके अंदर अब डेरिवेशन रट के जाने वाला क्लियर नहीं करता। पास तो हो जाएगा, लेकिन हाई मार्क्स लाने के लिए जो 12 क्वेश्चन एक एक नंबर के आ रहे हैं, कहीं से भी डेप्थ में से निकल के, तो वो वही ला पाएगा जिसे हर चीज की गहराई पता है। तो ध्यान से सुन के समझना। प्रिंट आउट में कल परसों में तुम्हें दे दूंगा। फिलहाल अभी हम सारा फोकस समझने पे लगा रहे हैं। तो मेरे बेटा रेजोनेंस और विट्रस आ गया समझ में। अब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? कोई एग्जाम में आ जाए व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम लिखोगे व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड समटाइम्स electrons get transferred from one body to another body. The body which is losing electrons becomes positive, gaining electrons become negative. This phenomena is called as frictional electricity. Rubbing से चार्ज का आना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कंसिक्वेंसेस अभी बताऊंगा, आज ही होंगे वो। उससे पहले मैं बता दूं कि स्पार्क क्या है। स्पार्क है जंपिंग ऑफ चार्जेस थ्रू एयर। जैसे मान लो एक बॉडी पे हाई अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पर हाई अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को नजदीक रख दो तो प्लस अट्रैक्ट माइनस। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक से जंप करके दूसरे पर चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हवा में से जाएंगे तो एयर में करंट बनती है। जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेयर देयर इज करंट देयर इज हीट। जब ये करंट हवा में से जाती है तो हवा में हीट बनती है, जिसके कारण चिंगारियां पैदा होती है। इसी को स्पार्किंग कहते हैं। स्पार्किंग और कुछ नहीं। तुम्हारे घर में तारों में स्पार्किंग हमेशा तब होगी जहां जंक्शन लूज होगा। मान लो बेटा ये कॉपर का वायर और ये कॉपर का वायर कस के बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाएंगे, हवा में जंप नहीं करना पड़ेगा, स्पार्किंग नहीं होगी। लेकिन मान लो जंक्शन बनाते समय थोड़ा सा गैप आ गया, अब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएंगे, मोमेंटम उनका बना हुआ है, वो हवा में से ही जंप करके जाने लगेंगे दूसरे में, और जब वो हवा में से एयर में से जंप करके जाने लगते हैं तो स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग और कुछ भी नहीं, जंपिंग ऑफ चार्ज थ्रू एयर। एयर में से चार्ज जंप करेगा तो चिंगारियां पैदा होती हैं, हवा में करंट बन जाती है, वही स्पार्किंग है। समझ में आ गया स्पार्किंग क्या है? ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट पॉइंट, कंसिक्वेंसेस ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा लाइटनिंग। ये बादल जो गरजते हैं, बिजली चमकती है, ये सब क्यों होता है, इन सब के बारे में बात होगी। पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, बोर्ड में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस, मैं पहले क्वेश्चंस बता रहा हूं फिर उनके आंसर बताऊंगा। बोर्ड में पूछा गया पहला क्वेश्चन, Why do we hear the sound of spark when we remove the polyester shirt after wearing it for the whole day? यदि आप पॉलिस्टर की शर्ट पूरे दिन पहनेंगे, अधिकतर आजकल लोग कॉटन प्रेफर करते हैं, बीच में एक जमाना आया था पॉलिस्टर पहनते थे बहुत ज्यादा, तो पॉलिस्टर की शर्ट शाम को जब रिमूव करते हैं चटर पटर की आवाजें आती थी। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ, Why do we provide metallic chains behind the trucks carrying highly inflammable liquid? बेटा जिस ट्रक में हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड जा रहा हो उसके पीछे मेटल की चेन लटकाई जाती है जमीन को टच करते हुए। क्यों?
तीसरा, वी शुड नॉट टच द मेटल शीट्स केप्ट इन द ओपन आफ्टर हैवी स्टॉर्म। यदि भारी आंधी तूफान आ जाए तो घर के बाहर खुले में रखी हुई मेटल की चीजों को छूना नहीं चाहिए, बिजली का झटका लग सकता है। इस तरह के कई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबका एक ही जवाब है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मैं अब समझाना शुरू करता हूं, इनके बारे में डिटेल में प्रिंट आउट में लिखा हुआ है। तो मेरे बेटा सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जो ये ट्रक्स, अच्छा एक मिनट, एक चीज मैं पूछूंगा, आप यस या नो में जवाब देना। प्लस अट्रैक्ट्स माइनस, यस या नो? माइनस अट्रैक्ट्स प्लस, यस या नो? प्लस अट्रैक्ट्स अनचार्ज, मैं बताता हूं बेटा, अनचार्ज को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है, इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। आप ये बताओ, एक पेन को हेयर से रब किया, इसने कागज को खींच लिया, तो क्या कागज पे चार्ज था? वो तो अनचार्ज था। चार्ज तो हमने पेन को दिया, पेन को हेयर से रब किया, तो चार्ज तो पेन पे है। तो वो पेपर क्यों खिंच गया, उसका जवाब छुपा हुआ है एक वर्ड में, जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन। ये पेपर का एटम है। अब मैं लाखों करोड़ों एटम तो बना नहीं सकता, एक ही एटम बना देता हूं। ये एटम है पेपर का, ये दूसरा एटम है। एक पेन जिस पर हाई पॉजिटिव चार्ज है, उसे इसके नजदीक लाओ तो क्या होता है? जैसे ही मैं पेपर के पास पेन को लाता हूं, पेपर अनचार्ज है, पेन चार्ज है, तो पेपर और पेन के बीच में क्या होगा उसे अब देखना। ये प्लस चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये प्लस चार्ज इस न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। प्लस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, प्लस ने न्यूक्लियस को रिपेल किया, जिसके कारण न्यूक्लियस की शेप बदल जाती है, एटम की शेप बदल जाती है। इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर हो जाता है, न्यूक्लियस नीचे। इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, न्यूक्लियस को रिपेल कर दिया, शेप बदल गई। इस शेप बदलने को कहते हैं पोलराइजेशन। क्या सिर्फ इस अकेले की? नहीं जी भाई, ये काम सबके साथ होगा। जितने भी एटम है, बिलियन ट्रिलियन जितने भी एटम है, सबके न्यूक्लियस नीचे, इलेक्ट्रॉन ऊपर, सबके न्यूक्लियस नीचे, इलेक्ट्रॉन ऊपर। इससे ऊपर की लेयर पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाती है और जबकि नीचे की लेयर पर पॉजिटिव चार्ज की एक्सेस होती है। अब बताइए पेन कैसा था? प्लस। पेन के ठीक सामने वाली लेयर पे क्या है, प्लस या माइनस? बोलो, माइनस। अट्रैक्शन होगा, प्लस के ठीक सामने माइनस आ गया, तो इसलिए इसमें अट्रैक्शन होगा। तो याद रखिए, प्लस जो है वो अनचार्ज को भी अट्रैक्ट कर लेता है पोलराइजेशन के कारण, क्योंकि इस प्लस ने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लिया। प्लस ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लिया, जिसके कारण नजदीक वाली लेयर पर अपोजिट चार्ज डेवलप हो गया, जिसके कारण बेटा चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को भी खींच लेती है। अब हां, मैं शुरू कर रहा हूं अपना नेक्स्ट पॉइंट, कंसिक्वेंसेज ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के डेली लाइफ में यूज। बेटा पुराने जमाने में हमारे जब पेट्रोलियम, डीजल, गैसोलीन वगैरह की खोज हुई, तो हमारे साइंटिस्ट ने कई बार देखा कि कोई हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड से भरा हुआ ट्रक जा रहा होता था, अचानक उसके नजदीक, ये हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड है, पेट्रोल, गैस है, ईरान से आ रहा है सीधा, हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड। कई बार ये देखा गया कि अचानक इसके पास कोई गाड़ी गुजर गई, इसके पास से कोई चीज आ गई, इसमें आग लग जाती थी। अब शुरू में साइंटिस्ट परेशान कि यह आग क्यों लग रही है, तो उसका जवाब मिला फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। मेरे बेटा जब यह ट्रक हवा में चलता है सैकड़ों किलोमीटर, तुम बताओ ईरान से पेट्रोल सीधे मेरठ में तो आ नहीं रहा, रशिया से पेट्रोल सीधे मेरठ में तो आ नहीं रहा, पहले वो शिप के थ्रू पहुंचता है हमारे पोर्ट्स पर। पोर्ट से ट्रकों में भर भर के चेन्नई पोर्ट, कोच्चि पोर्ट और बॉम्बे, मद्रास पोर्ट, वहां से 2000 किलोमीटर चल के मेरठ में आ रहा है। तो जब ट्रक की बॉडी हवा में चलती है तो ट्रक की बॉडी का एयर के साथ रबिंग होती है। ट्रक चले जा रहा है, ट्रक की बॉडी एयर से रब हो रही है,
जिसके कारण ट्रक की बॉडी पर आ जाता है हाई चार्ज। जैसे पेन को हेयर से रब करने पे पेन पे चार्ज आ गया, ट्रक की बॉडी हवा से रब होकर के ट्रक की बॉडी पर चार्ज आ गया। अब क्या होगा, यदि कोई अनचार्ज बॉडी इसके करीब आ जाए, कोई मेटल, बढ़िया सा मेटल इसके पास आ जाए, स्कूटर, कार, बाइक, ट्रक, तो क्या होगा, ये चार्ज इसे पोलराइज कर देगा, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने नजदीक खींच लेगा और न्यूक्लियस को रिपेल कर देगा, अभी जैसे पेपर में बताया था। यदि ये चार्ज बहुत ही ज्यादा है, एक लिमिट से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हवा में से खींच लेगा। सुनो, ट्रक की बॉडी पे है चार्ज, उसने सामने कोई मेटल आया, उसमें पोलराइजेशन कर दिया, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए। लेकिन ये चार्ज इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन नियर सरफेस पर तो आया है, जंप करके हवा में से स्पीड नहीं कूद गए, और यदि हवा में से जंप करके यहां कूद गए तो हो गया स्पार्क। जंपिंग ऑफ चार्ज थ्रू एयर इज स्पार्क। अब जब स्पार्क हो गया तो आग लगेगी। कई लोग कहते हैं सर इतना बड़ा स्पार्क होता है। बेटा, आग लगाने के लिए ज्यादा बड़े स्पार्क की जरूरत नहीं है। घर में गैस का लाइटर देखना, क्लिक मारो, ढंग से तमीज में चिंगारी दिखती भी नहीं, लेकिन जब गैस का नजल खोल करके और उसी क्लिक मारो तो एकदम भग से आग लग जाती है। आग लगाने के लिए कोई बहुत तगड़ी जो फ्लेम नहीं चाहिए, मामूली सी चिंगारी काफी है। तो जो ये हल्की सी चिंगारी पैदा हुई, इससे ट्रक के अंदर भरे हुए लिक्विड में आग लग गई, और क्या हुआ, हैप्पी बर्थडे, मतलब ब्लास्ट हो गया, खत्म। वो क्या कहते हैं रील में, फिनिश, ये तो गया। तो ये ट्रक चला गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो मैंने बता दिया समस्या है, तो क्या हम पेट्रोल डीजल ले जाना छोड़ दें? तो जवाब है नहीं। इसका उपाय बहुत बढ़िया मिला। तुमने सुना होगा अर्थ इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ चार्ज। अर्थ किसी भी चार्ज को ले लेता है। तुमने देखा होगा हमारे घर में बिजली के सॉकेट में 3 पिन होते हैं। यदि किसी मशीन को चलाना है, मोटर को चलाना है, तो कायदे में 2 ही काफी है, एक लाइव और एक न्यूट्रल। एक से करंट आएगी, एक से जाएगी। ये किस काम आता है? यदि 8वीं में तुम पास हुए हो तो पता होगा। अर्थ क्या होता है? ये इसे ना मोटर से जोड़ते हैं ना किसी से, इसे बॉडी से जोड़ते हैं। यदि कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बॉडी पर चार्ज आ जाए तो वो इसमें से होकर अर्थ में चला जाता है। अर्थ सारे चार्ज को एक्सेप्ट कर लेती है। कई लोगों से पूछता हूं, ये जो बिजली के खंभे लगे रहते हैं सड़क किनारे, उनके ऊपर तार रहते हैं जिनमें करंट जाती है, करंट आती है, लेकिन कई खंभों पे एक तार जमीन में फंसा रहता है। मैंने एक से पूछा ये क्यों लगाते हैं? कि जी बैलेंस करने को। अरे भैया मेरे, एक तार से बैलेंस हो जाएगा। मान लो मैं इसमें एक वायर लगा दूं, इधर को गिर पड़ा तो? यदि बैलेंस करने को लगाना है तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर ना, वो अर्थिंग है। ये जमीन में गड्ढा खोद के नमक भर के और एक तार को जमीन में पहुंचा देते हैं। यही अर्थ का वायर है। तो मान लो मैंने बताया इस वाले वायर को जमीन के अंदर पहुंचा दिया, तो हमारे घर में वही अर्थ से जुड़ेगा। कई लोग बाहर की अर्थिंग नहीं लेते, वो अपने घर की अर्थिंग अलग करवाते हैं। नया मकान बनाते समय बहुतों के यहां देखा होगा कि प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती, तो बिजली की चीजों में झटके लगने लगते हैं। तो वो क्या करते हैं, घर में एक अर्थिंग का अलग वायर बिछाते हैं। मकान के बाहर या अंदर एक गड्ढा करके बहुत गहरा, उसमें नमक भर देंगे, उसमें कॉपर का प्लेट डाल देंगे, फिर कॉपर का वायर निकाल करके इससे जोड़ देंगे। जो हमारे घर में सॉकेट का तीसरा पिन है, इससे जोड़ देंगे। ये वाला वायर जमीन के अंदर दबा हुआ है। अब यदि कोई मोटर आपने चलाई, चलेगी तो इन दोनों से, लेकिन बाहरी ढांचा जुड़ा रहेगा इससे। यदि कभी बाहरी ढांचे पे कोई करंट आ गई तो वो करंट अर्थ में चली जाएगी और हम सेफ रहेंगे। तो तुम कहोगे सर अभी तो ट्रक का पढ़ा रहे थे कि ट्रक में चार्ज आ जाता है, इन्फ्लेमेबल लिक्विड ले जाने वाले ट्रक, हवा से रब होता है, रबिंग से उस पर चार्ज आता है, कोई अनचार्ज बॉडी उसके नजदीक आ जाए तो स्पार्किंग से आग लग जाती है। अचानक बीच में अर्थिंग कहां से आ गई? अब बताओ। बोर्ड में ये पूछा गया कि हम हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड ले जाने वाले ट्रक के पीछे एक मेटलिक चेन लटकाते हैं जो जमीन को छूती रहती है।
अब जो समझदार है वो आगे से आगे सोच के समझ गया। ट्रक हवा में चलेगा, एयर से रबिंग होगी, रबिंग से बॉडी पर चार्ज आएगा, लेकिन अर्थ इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर ऑफ चार्ज। ये सारा चार्ज जैसे ही क्रिएट होगा तुरंत ही अर्थ में चला जाएगा। फिर ट्रक आगे बढ़ा, फिर चार्ज पैदा हुआ, फिर चेन से अर्थ में चला गया, फिर ट्रक थोड़ा आगे चला, फिर चार्ज बना। तो इस तरह से चार्ज कभी इकट्ठा ही नहीं होने का, हमेशा ग्राउंड में जाता रहेगा, और इस तरह से स्पार्किंग का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो पहले मुझे ये बताओ बेटा, बोर्ड में यदि आता है तो कितना लिखेंगे वो भी मैं बता देता हूं। Why do you provide metallic chains behind the trucks carrying highly inflammable liquid? तो जवाब बस इतना होगा, क्योंकि ये 1 या 2 नंबर का आएगा। Whenever truck is moving in air, it is continuously getting rubbed with air. Therefore, frictional electricity is produced and the body of truck gets the charge. This charge may cause a spark. But if metallic chains are provided behind it touching the ground, this charge is transferred to the earth and hence there will be no danger of spark. समझ में आ गया? दूसरा एग्जाम्पल, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, why do we mix part of metal with the tires of aeroplane? हवाई जहाज के टायर में मेटल मिलाया जाता है। वो ऐसे नहीं होते हमारे बाइकों और गाड़ियों के टायर जैसे, उसमें काफी भारी मात्रा में मेटल मिलाया जाता है। उसका जवाब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेटा, साइंस की दुनिया में एक लाइन बोली जाती है, यदि किसी खतरे को खत्म नहीं कर सकते तो कम कर दो। इफ यू कांट अवॉइड डेंजर, मिनिमाइज इट। अब तुम्हें पता होगा एरोप्लेन्स हजारों लाखों लीटर डीजल मतलब एविएशन फ्यूल लेकर के उड़ते हैं। एक एक घंटे में कई बार कई कई टन के हिसाब से जलता है इसके अंदर फ्यूल। तो इन्हें वहां तो मैं एक ट्रक फ्यूल भेज रहा था, इसमें कई बार 2-2, 3-3, 4-4 ट्रक के बराबर फ्यूल होता है। अब यदि इतना सारा फ्यूल है, ट्रक जब हवा में चल रहा था तो ट्रक की बॉडी पे चार्ज आ गया था। अब एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो मेरे बेटा एरोप्लेन की बॉडी पे भी चार्ज आएगा। अब आ गया भाई साहब एरोप्लेन की बॉडी पर चार्ज, और वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत स्पीड में उड़ रहा है, फ्रिक्शन जबरदस्त है, और इस पर आ गया चार्ज। अब यदि कोई अनचार्ज बॉडी इसके पास आ जाए तो ये गारंटेड फट सकता है। क्या करें? तो कई बच्चे कहेंगे सर वो चेन तो लटकाई थी, जैसे ट्रक में चेन लटकाई थी, एक एरोप्लेन में चेन लटका दो, जमीन को छूती भी जाए। क्यों भाई, पॉसिबल है? 100-500 के तो गुल्ले खोल देगी खोपड़े वोपड़े पे टकरा करके। और चल नहीं भी खोला, मान लो इनका एक ट्रैक बना दिया कि इसी रास्ते में जाएंगे, तो हमारे इंडिया वाले बदतमीज इसके पीछे लटक के पहुंच जाएंगे। वो बॉम्बे की फ्लाइट की चेन है क्या कि हाँ यहां लटक गया पकड़ के, इसी क्या हुआ जा रहा। इंडिया वाले एरोप्लेन के जो टायर होते हैं ना, उसके ऊपर बैठ करके विदेश जाते हैं। यदि आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो ऐसे ऐसे केस हुए, तो खैर वो अलग मैटर है। कहने का मतलब चेन वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया, चेन को लटका नहीं सकते। अब यानी कि ये खतरा तो बरकरार रहेगा। कोई भी अनचार्ज मेटल इसके पास आ गया तो स्पार्किंग होने का पूरा पूरा खतरा। बस यहीं पे अब वो डायलॉग काम आता है, यदि आप खतरे को खत्म नहीं कर सकते कम कर दो। हमारे साइंटिस्ट ने देखा कोई अनचार्ज मेटल इसके नजदीक कब आएगा? हवा में तो आने से रहा। जब ये जमीन पर लैंड करेगा तब लैडर आएगी, तब कार्गो लोड अनलोड करने वाली चीजें आएंगी, खतरा वहीं पे ही है। उनके आने से पहले इसका चार्ज खत्म कर दे तो हमने क्या किया, जब ये लैंड करता है तो इसके जब टायर जमीन पर छूते हैं, टायर में ही मेटल मिला के उन्हें कंडक्टिंग कर दिया। मुझे बताओ, जब ये जमीन पर लैंड करेगा सबसे पहले जमीन को क्या छुएगा? टायर। टायर है कंडक्टिंग, तो जैसे ही ये जमीन को छुएगा तो ट्रक के एरोप्लेन की बॉडी का चार्ज ग्राउंड में जाने लगेगा, और जब तक ये रुकेगा 100, 200, 500, 600 मीटर जाकर के 1 किलोमीटर जाके, तब तक सारा चार्ज खत्म हो जाएगा। इस तरह से डिजाइन होता है कि जब तक ये पूरी तरह से रेस्ट पर आए
तब तक सारा चार्ज निकल जाए। अब जब ये रुका, फिर चाहे लैडर आए, चाहे कार्गो आए, चाहे कुछ भी आए, अब ये सेफ। क्लियर हो गया? तीसरा, प्योर थ्योरी है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कल आएगा। इसमें कोई का दोबारा पूछना हो तो पूछ लो। समझ में आ गया? देखो सिंपल सा है, थ्योरी का एक फंडा बताऊं, एक भी लेक्चर मिस मत करो, क्लास में ही समझ में आ जाती है और ये चीजें भूलती नहीं। कोई 2 महीने बाद भी पूछेगा ना, ट्रक के टायर में वो ट्रक के पीछे मेटल चेन क्यों लटकाते हैं, कुछ चीजें हमारे दिमाग में बस जाती हैं। पढ़ी हुई चीज भूल जाओगे, सुनी भी नहीं भूलते। जैसे हिस्ट्री मान लो तुम बुक से पढ़ो तो भूल जाओगे, मूवी देख के आओ नहीं भूलने के। तुमसे पूछो लियारी का किंग कौन था तो धैर्य से बता दोगे, यदि देख लिया तो। अभी नहीं देखी, चलो तो ये तो आ गया। अब तीसरा, एरोप्लेन वाला क्लियर हो गया, ट्रक वाला क्लियर हो गया। अगला है बेटा, why do we hear sound of spark when we remove polyester shirt after wearing it for the whole day? पॉलिस्टर शर्ट सिंथेटिक वाली आती है, चिकनी चिकनी से पहले आती थी बहुत ज्यादा। पुरानी पिक्चरों के हीरो बहुत पहनते थे, और हीरो जो पहनते हैं सारी पब्लिक भी वही पहनने लगती है, तो बहुत हमने भी बचपन में पहनी। उसे उठाओ तो चटर पटर की आवाजें आती थी शाम को। फील किया है कभी? है। उसमें क्या होता था बेटा, जब हम पूरे दिन शर्ट पहनते थे तो शर्ट और मेरी स्किन में रबिंग हो रही है। शर्ट और स्किन में रबिंग होगी तो क्या होगा, ये जो शर्ट और स्किन में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जंप कर जाते हैं, जिससे एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जब तुम दूर करने की कोशिश करोगे, यानी शर्ट को उतारने की कोशिश करोगे, तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा और ये हवा से जंप कर जाते हैं और माइन्यूट स्पार्क पैदा करते हैं। इतना छोटा स्पार्क होता है कि हमें बस आवाज सी आती है। हाँ, यदि बिल्कुल डार्क रूम हो तो चिंगारियां भी दिखती है। इस पे और ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, समझ में आ गया? अगला पॉइंट बेटा, अगला पॉइंट हमारा है तूफान आने के बाद वी शुड नॉट टच द मेटलिक शीट्स केप्ट इन द ओपन आफ्टर हैवी स्टॉर्म। यदि भयंकर आंधी तूफान आ जाए तो घर के बाहर रखी टीन की शीट, टीन के प्लेट्स को छूना नहीं चाहिए। कारण बेटा, ये घर के बाहर रखी टीन की शीट है, ठीक, आंधी तूफान आ रहे हैं, हवा चल रही है भयंकर, तो एयर और टीन के बीच में रबिंग हो रही है, जिससे इस बॉडी पर आ जाता है चार्ज। क्या आ गया बॉडी पर? अब जब मैंने तूफान के बाद इसको छुआ तो ये चार्ज मेरी बॉडी में से बह करके जमीन में चला गया, तो मेरी बॉडी में चार्ज का फ्लो हो गया, और चार्ज का फ्लो कहलाता है करंट। मूविंग चार्ज इज करंट। अब मेरी बॉडी में चार्ज का फ्लो हो गया, यानी मेरी बॉडी में करंट चला गया, तो मुझे झटका लगेगा। कई बार ये शॉक इतना फैटल होता है कि आदमी बेहोश तक हो सकता है। समझ में आ गया? तो इसलिए आंधी तूफान के बाद छूना नहीं चाहिए। खास तौर से जो मेजर तूफान आते थे, मेरठ साइड में तो तूफान क्या है, 40 किलोमीटर की स्पीड से हवा चल गई, 50 से चल गई, 60, बहुत ज्यादा तेज आ गया, 60 से चल गई। तुमने सुना होगा टॉर्नेडो एली और ऐसी ऐसी जगह है जहां एयर की स्पीड 200, 250, 300 किलोमीटर पर आवर भी हो जाती है। 4th कैटेगरी के टाइफून्स, वहां तो भाई साहब इतना जबरदस्त चार्ज आ जाता है कि बाद में चिंगारियां उठती रहती है। ये कार खड़ी है, वो कार खड़ी है, इस पे चार्ज है, उस पे चार्ज है, स्पार्क हो रहा है। तो ये सब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कंसिक्वेंसेस हैं। सारी बातों का निचोड़, 2 चीजों को रब करने से जो चार्ज पैदा होगा वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होगी। पुराने जमाने में चार्जेस को रेजिनस और विट्रस कहा गया था। अब रेजिनस और विट्रस की बजाय निगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं। रेजिनस का मतलब निगेटिव, विट्रस का मतलब ये। अब आती है बेटा थ्योरी का एक पॉइंट और है, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। उसे अभी नहीं कराऊंगा, मैंने बताया ना कि अभी 2-4 दिन स्पीड थोड़ी स्लो रखेंगे, फिर धीरे धीरे अपना फास्ट करना शुरू करेंगे, जिससे एकदम बर्डन ना पड़े। तो ठीक है, कल भेजता हूं रिकॉर्डिंग। आज के लिए इतना ही।